हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं 3 यूनिट तक समाप्त कर दिया हूं। चौथे यूनिट के अंतर्गत मैं आप लोगों को महात्मा गांधी पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने महात्मा गांधी के जीवन परिचय और उनके विभिन्न सक्रियताएं या विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को महात्मा गांधी के ऊपर किन किन विचारकों का प्रभाव पड़ता है या महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित करने वाले वह तत्व कौन कौन से थे, इन सब से अवगत कराऊंगा और साथ ही साथ महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचारों से भी अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं जानते हैं कि महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर किन किन चिंतकों का प्रभाव पड़ता है, किन किन दार्शनिकों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो महात्मा गांधी का पालन पोषण एक धार्मिक परिवार में होता है। उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला होती हैं और प्रारंभ में महात्मा गांधी घर पर ही विभिन्न धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, जैसे गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इनकी माता धार्मिक थी, तो इनकी माता का प्रभाव भी महात्मा गांधी के ऊपर पड़ता है। जब महात्मा गांधी बड़े होते हैं और वकालत की शिक्षा पढ़ने के लिए वह इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड से फिर 1893 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। 1893 में जब भारत आते हैं तो यहीं से उनके जीवन की शुरुआत होती है। वास्तविक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। और स्पेशली जब वह भारत से अफ्रीका जाते हैं, गुजरात का एक व्यवसायी होता है दादा अब्दुल्ला, तो इनके बड़े और वह दादा अब्दुल्ला जो था वह महात्मा गांधी के बड़े भाई का मित्र था और दादा अब्दुल्ला का अफ्रीका में कारोबार था। महात्मा गांधी के बड़े भाई महात्मा गांधी से दादा अब्दुल्ला का एक मुकदमा लड़ने के लिए कहते हैं और इस मुकदमा को लड़ने के लिए अफ्रीका जाना होता है। महात्मा गांधी तैयार हो जाते हैं और फिर वह 1895 में अफ्रीका रवाना हो जाते हैं। महात्मा गांधी 1895 में अफ्रीका रवाना हो जाते हैं। तो जब अफ्रीका जाते हैं तो 1896 में अफ्रीका में जब नटाल वह जा रहे थे, 1896 में नटाल जा रहे थे, तो इनका एक अंग्रेज मित्र होता है, महात्मा गांधी का एक अंग्रेज मित्र होता है पोलक। यह पोलक जो होते हैं यह जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट महात्मा गांधी को देते हैं। अनटू दिस लास्ट महात्मा गांधी को देते हैं। अनटू दिस लास्ट महात्मा गांधी को देते हैं और महात्मा गांधी इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। अनटू दिस लास्ट पुस्तक का महात्मा गांधी अध्ययन करते हैं और जब यह अध्ययन कर रहे होते हैं तो महात्मा गांधी को इस पुस्तक से 3 बातें मिलती हैं, या हम कह सकते हैं कि 3 ज्ञान इनको मिलता है। पहला ज्ञान क्या होता है? पहला ज्ञान यह होता है कि एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है। यानी कि सभी व्यक्तियों का हित होगा तभी एक व्यक्ति का हित होगा। केवल अकेले एक व्यक्ति के हित होने से सभी व्यक्तियों का हित नहीं होगा। यानी कि सभी व्यक्तियों के हित में ही एक व्यक्ति का हित निहित है। यह पहला ज्ञान उनको मिलता है। और दूसरा, इस पुस्तक का अध्ययन करने के पश्चात दूसरा ज्ञान इनको मिलता है कि एक वकील और न्यायी का कार्य बराबर होता है। यानी कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक वकील भी परिश्रम करता है, परिश्रम करके धन अर्जित करता है और धन अर्जित करने के पश्चात अपना परिवार चलाता है। इसी तरह से एक न्यायी भी परिश्रम करता है और न्यायी भी अपने परिश्रम के द्वारा धन अर्जित करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो कार्यों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वह न्यायी हो या वकील हो, कार्यों में कोई अंतर नहीं है। और तीसरा ज्ञान इनको मिलता है इस पुस्तक से कि शारीरिक श्रम करने वाले लोग बेहतर होते हैं, उन्हीं का जीवन वास्तविक होता है, चाहे वह किसान हो या कारीगर हो, श्रमिक हो या किसान हो। तो इस पुस्तक से 3 बातें महात्मा गांधी को सीखने को मिलती हैं।
यानी कि इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख रहता है कि चाहे वह किसान हो, चाहे श्रमिक हो, सब लोग कार्य करते हैं और वही हमारे समाज की नींव है। किसान और श्रमिक ही हमारे समाज की नींव है। यदि वह श्रम न करें तो लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। किसान अपने खेतों में अनाज न पैदा करे, श्रमिक लोगों के यहाँ कार्य न करें, तो फिर लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वह समस्या ग्रसित हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी इसी पुस्तक के आधार पर कहते हैं कि जो श्रम नहीं करता वह हराम की खाता है, जो श्रम नहीं करता वह हराम की खाता है। तो इस तरह से महात्मा गांधी के ऊपर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एक रूसी विचारक होते हैं, रूसी विचारक लियो टॉलस्टॉय। यह महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय की एक पुस्तक होती है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इनकी पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। यह लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक होती है। यानी कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, इसका हिंदी अनुवाद क्या है कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है। तो महात्मा गांधी को इसी पुस्तक से अहिंसा का पाठ सीखने को मिलता है। अहिंसा का पाठ सीखने को मिलता है। और महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत लिया वह लियो टॉलस्टॉय से ही लिया। लियो टॉलस्टॉय बहुत ही आध्यात्मिकतावादी थे। ये अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा में विश्वास करते थे, तनिक भी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। तो महात्मा गांधी जिस अहिंसा को लिए हैं वह अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने लियो टॉलस्टॉय से लिया है। इस तरह से लियो टॉलस्टॉय का भी महात्मा गांधी के जीवन पर, उनके विचारों पर, उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि थोरो की पुस्तक है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि थोरो की एक पुस्तक है सिविल डिसओबीडियंस। थोरो की पुस्तक है सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि नागरिक अवज्ञा। यह थोरो का विचार था। नागरिक अवज्ञा यह थोरो का विचार था। तो महात्मा गांधी के ऊपर थोरो का भी प्रभाव पड़ता है। जो वह अपना असहयोग कार्यक्रम चलाते हैं, वह असहयोग का कार्यक्रम वह थोरो से ही ग्रहण करते हैं। अपने असहयोग संबंधी सिद्धांतों को महात्मा गांधी थोरो से ग्रहण करते हैं। थोरो ने एक भाषण के दौरान सिविल डिसओबीडियंस का प्रयोग किया था, नागरिक अवज्ञा या सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। और महात्मा गांधी थोरो के इस दर्शन को, थोरो के इस विचार को ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के ऊपर कार्लाइल का भी प्रभाव पड़ता है। कार्लाइल का प्रभाव पड़ता है। कार्लाइल की एक पुस्तक है हीरोज एंड हीरो वर्शिप। इसका भी प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर पड़ता है। इसी तरह से महात्मा गांधी के ऊपर नर्मदा शंकर की पुस्तक धर्म विचार का महात्मा गांधी के ऊपर पड़ता है। धर्म विचार का प्रभाव भी महात्मा गांधी के ऊपर पड़ता है। और भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदाता होती है श्रीमती एनी बेसेंट का भी प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर परिलक्षित होता है। इसके अलावा मैक्स मुलर हैं, वाशिंगटन इरविन हैं, इत्यादि विभिन्न विचारक हैं, विभिन्न विद्वान हैं जिसका प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन से भी बहुत सीखा। अफ्रीका में जो उन्होंने आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्य और अहिंसा पे आधारित कार्यक्रम जो उन्होंने चलाया, उनको आशातीत सफलता अफ्रीका में मिलती है और अफ्रीका में सफल सत्याग्रही होकर फिर 1915 में वह भारत आते हैं। 1915 में फिर वह भारत आ जाते हैं और भारत आकर विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, फिर आंदोलन चलाते हैं और आजादी में सहयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के ऊपर उनके मां का भी प्रभाव परिलक्षित होता है।
महात्मा गांधी अपने बचपन से ही गीता भागवत का अध्ययन करते रहते हैं। मैक्स मुलर की रचनाओं का अध्ययन किया था, वाशिंगटन इरविन की रचनाओं का अध्ययन किया था, जॉन रस्किन, कार्लाइल, एनी बेसेंट, लियो टॉलस्टॉय और थोरो का भी उन्होंने अध्ययन किया था। तो इन विभिन्न विचारकों के विचारों का प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर पड़ता है और अपने विचारों को उन्होंने इन्हीं विभिन्न विचारकों से लिया और उसको कार्यक्रम का रूप दिया, सत्य और अहिंसा का रूप दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा को अपना अचूक अस्त्र मानते हैं। अहिंसा को यह अचूक अस्त्र मानते हैं। यह अपने हर कार्यों में, हर पद्धति में अहिंसा का प्रयोग करते हैं, सत्य का प्रयोग करते हैं और सत्य और अहिंसा पे आधारित ही कार्यक्रम यह चलाते हैं। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अहिंसा और सत्य का पालन करना चाहिए, हमें अहिंसक पद्धति अपनानी चाहिए। यानी महात्मा गांधी ने भारतीय इतिहास में वह किया जो कभी भी नेता ने नहीं किया था, यानी कि अहिंसा पर आधारित समाज की कल्पना इन्होंने की, अहिंसा पर आधारित स्वराज की कल्पना की। कोई भी, किसी भी क्रांतिकारियों ने या किसी भी स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने अहिंसा के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया था। चाहे वह किसी भी देश की क्रांति को ले सकते हैं, लेकिन भारत में महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन चलाते हैं और उन्होंने 3 आंदोलन व्यापक रूप से चलाया। 1920-21 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात ब्रिटिश सरकार मजबूर हो जाती है और भारत को स्वतंत्र कर देती है। 1947 में भारत को स्वतंत्र कर देती है। तो महात्मा गांधी की जो पद्धति होती है वह अहिंसात्मक होती है, सत्य पर आधारित होती है और महात्मा गांधी ने विभिन्न विचारकों को ग्रहण करके उन्होंने एक अपना सिद्धांत बनाया जिसको हम गांधीवाद के नाम से जानते हैं। तो ये जो गांधीवाद है यह गांधी जी की पद्धति है, कार्य करने की पद्धति है। गांधी जी ने केवल चिंतन का कार्य ही नहीं किया बल्कि चिंतन को कार्य रूप में परिणित किया, क्योंकि महात्मा गांधी का विश्वास था कि हमें सोचने में नहीं कार्य करने में विश्वास करना चाहिए। हमें केवल सोचना ही नहीं चाहिए, हमें कार्य भी करना चाहिए। जितना सोचें उतना उसको कार्य करें, जितना सोचें उस सोच के हिसाब से हमें कार्य भी करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपने लेखों को निकाला, अपने लेखों को प्रकाशित कराया। महात्मा गांधी ने विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे हम देख सकते हैं कि नवजीवन, हरिजन बंधु और इंडियन ओपिनियन। जॉन रस्किन की जो पुस्तक होती है अनटू दिस लास्ट, इस पुस्तक का उनके ऊपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि इस पुस्तक का उन्होंने गुजराती में अनुवाद कराया। गुजराती में अनुवाद कराया किस नाम से? सर्वोदय के नाम से। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आते रहते हैं कि सर्वोदय किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखी गई है। सर्वोदय का अनुवाद किस पुस्तक के आधार पर किया गया है? जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के आधार पर किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी ने इस पूरे विश्व को एक दर्शन दिया, एक पद्धति दिया, एक कार्यक्रम दिया जिसको हम गांधीवाद के नाम से जानते हैं। और गांधी जी अपने दर्शन, अपने नीतियों, अपने कार्यक्रमों में यानी कि अहिंसा और सत्य पर आधारित कार्यक्रमों में इतना विश्वास करते हैं कि गांधी जी स्वयं कहते हैं कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है। वह फिर और 1931 में जब लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच समझौता हुआ था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा। तो जो गांधीवाद है वह गांधी के विचारों जो गांधीवाद है वह गांधी जी के विचार ही हैं, गांधी जी की पद्धति है, गांधी जी के कार्यक्रम ही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी के ऊपर विभिन्न विचारकों का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव परिलक्षित होता है और विभिन्न विचारकों से प्रभावित होकर गांधी जी ने अपना कार्यक्रम चलाया, विभिन्न विचार दिए। उनका पहला विचार हम देखते हैं राज्य संबंधी विचार। इस राज्य संबंधी विचार को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी के ऊपर किन किन विचारकों का प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा चैनल आपको
मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।